नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए होगा रैंडमाइजेशन 5 अप्रैल और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 13 अप्रैल को होगा ईवीएम का दूसरा रैंडमाइजेशन। 9 अप्रैल से पहले चरण के लिए होगी ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग। 16 अप्रैल से दूसरे चरण के लिए ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग का कार्य शुरू होगा। रैंडमाइजेशन के दौरान पार्टी प्रतिनिधियों के साथ ही चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। मतदान से पहले ईएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर ईवीएम वीवीपैट का होता है 2 बार रैंडमाइज। पहली बार इन्हें लोकसभा क्षेत्र आवंटित करने के लिए 19 और 20 मार्च को किया गया था। अब दूसरी बार मतदान केंद्र का होगा आवंटन के लिए पहले चरण में के लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए 5 अप्रैल को किया जाना रैंडमाइज। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए 13 अप्रैल को रैंडमाइज किया जाना है। करीब 2 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का किया जा रहा है इस्तेमाल। किसी स्तर तकनीकी समस्या ना आए किसी स्तर पर, और इसी के लिए कई बार प्रशिक्षण भी दिए जा चुके हैं, ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, जिससे कि मतदान वाले दिन किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। आपको बताएं कि कोई भी तकनीकी समस्या के तुरंत निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। तो पूरी चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और तैयारी भी अंतिम चरण में है, क्योंकि 2 चरण में राजस्थान में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए होगा रैंडमाइजेशन 5 अप्रैल और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 13 अप्रैल को होगा ईवीएम का दूसरा रैंडमाइजेशन। 2 चरणों में होना है। 9 अप्रैल से पहले चरण के लिए होगी ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग, तो वहीं 16 अप्रैल से दूसरे चरण के लिए ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। रैंडमाइजेशन के दौरान पार्टी प्रतिनिधियों के साथ ही चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। मतदान से पहले ईएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर ईवीएम वीवीपैट का रैंडमाइज 2 बार होता है। पहली बार इन्हें लोकसभा क्षेत्र आवंटित करने के लिए 19 और 20 मार्च को किया गया था। अब दूसरी बार मतदान केंद्र का आवंटन होगा। आवंटन के लिए पहले चरण के लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए 5 अप्रैल को किया जाना है रैंडमाइज, तो वहीं दूसरे चरण के चुनाव के लिए 13 अप्रैल को रैंडमाइज किया जाना है। करीब 2 लाख ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव में। किसी स्तर पर तकनीकी समस्या ना आए इसके लिए कई बार प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं और कोई भी तकनीकी समस्या के तुरंत निस्तारण के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। और देखिए, चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस छोड़ दी है। गौरव वल्लभ ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उदयपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ ने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है और बताया है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। आगे वो लिखते हैं कि मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। और आपको याद होगा, ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है गौरव वल्लभ जिन्होंने इस प्रकार इन बातों को कहकर पार्टी को छोड़ दिया हो, पार्टी की सभी प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सभी पदों से इस्तीफा दे दिया हो। इससे पहले भी मिलिंद देवड़ा हो या फिर अशोक चव्हाण हो, सरीखे दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं और अमूमन सभी ने यही कहा कि अब दिशाहीन पार्टी हो चुकी है, यहाँ पर कोई दशा और दिशा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए पार्टी से मोह भंग हो रहा है। लेकिन इससे इतर दूसरा पहलू ये भी है कि इतने समय तक पार्टी से मोह भंग नहीं हुआ, लेकिन चुनावी समय में इस तरीके से मोह भंग होना सवाल तो खड़े करता है। जीएसटी कानून में कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किए मार्गदर्शिका। प्रधान आयुक्त को किया किसी भी जांच की शुरुआत के लिए अधिकृत है। जीएसटी कानून में नए चिन्हित किए गए मुद्दों की व्याख्या बड़े औद्योगिक घरानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, राष्ट्रीय निहितार्थ से जुड़े मामलों, जीएसटी काउंसिल में लंबित मामलों की जांच के लिए जोनल मुख्य आयुक्त की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। मार्गदर्शिका में क्षेत्राधिकार को लेकर भी तय की है सीमा। प्रधान आयुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर होने वाली जांच में लिया जा सकेगा सहयोग भी। अन्य क्षेत्राधिकार के आयुक्तों और एजेंसियों का लिया जा सकेगा इसमें सहयोग। अब ऐसे मामलों के संबंध में प्रधान महानिदेशक डीजीजीआई को देनी होगी सूचना। करदाताओं से मांगी जाएगी संबंधित मुद्दे से जुड़ी सीमित जानकारियां भी।
जीएसटी पोर्टल व डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध जानकारियां नहीं मांगने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ क्या कुछ और कहा है वो भी बताते हैं। करदाता को समन जारी करने के लिए उप सहायक आयुक्त की अनुमति जरूरी है। इसके अलावा करदाता के स्टेटमेंट रिकॉर्ड समन की संबंधित फाइल पर ऑनलाइन देना अनिवार्य है। 4 दिन में विवरण अपलोड करने की समय सीमा तय हुई है। मामलों की जांच की अधिकतम समय सीमा है वो 1 साल तय हुई है। कारण बताओ नोटिस जारी करने में भी शीघ्रता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के 12 विश्वविद्यालयों में विधानसभा सदस्यों का मनोनयन हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मनोनयन किया है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सीनेट में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में फलौदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जोधपुर विधायक अतुल भंसाली का किया गया है मनोनयन। तो वहीं जोबनेर श्रीकर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में बगरू विधायक कैलाश चंद्र वर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय के सीनेट में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, जगतगुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में 2 विधायक शामिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य को शामिल किया गया है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, तो वहीं कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, किशनगंज विधायक ललित मीना को किया गया है शामिल। कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, डेगाना विधायक अजय सिंह, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल में भादरा विधायक संजीव कुमार। वासुदेव देवनानी ने कहा है कि 1 से 5 वर्ष तक के लिए विधायक गण का मनोनयन किया गया है। पूरे साल टारगेट के चक्रव्यूह में ही उलझे रहे एसजीएसटी अधिकारी। दरअसल एसजीएसटी अधिकारियों को 5 तरह के टारगेट पाने का लक्ष्य था। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष की शुरुआत में दिया अनुमानित बजट। वाणिज्यिक कर विभाग के लिए था 76,246 करोड़ का अनुमानित बजट। इसके बाद आए संशोधित बजट में विभाग के लिए रखा 74,000 करोड़। इसके समानांतर विभाग ने जारी किए प्राप्त करने योग्य लक्ष्य। विभाग ने रखे 64,771 करोड़ के अचीवेबल टारगेट। इसी बीच विभागीय स्तर पर तय हुआ कैश टारगेट और एसजीएसटी कैश टारगेट। इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दौड़ में कोई भी लक्ष्य नहीं मिल सका है। 31 मार्च को वाणिज्यिक कर विभाग ने जुटाए 64,380.21 करोड़ रुपए। इस राशि में जीएसटी, वैट और अन्य लघु कर भी शामिल हैं। विश्वस्त सूत्रों ने हमें जानकारी ये दी है अहम बताया है उसमें कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी विभागीय अधिकारियों ने पसीना बहाया है। करदाताओं से एडवांस जीएसटी की वसूली के साथ सरकारी कार्य में काटे जाने वाले टीडीएस की भी कर ली अग्रिम वसूली। और ये जो राशि है, ये राशि बताई जा रही है करीब 500 करोड़ रुपए। फिर भी प्राप्त हो सका 99.40% ही लक्ष्य। सड़क सुरक्षा को लेकर जेडीए से बड़ी खबर यह है कि जेडीए ने प्लास्टिक निर्मित स्पीड ब्रेकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। सड़क पर पूरी चौड़ाई में लगने वाले प्लास्टिक के ब्रेकर पर रोक लगाई गई है। जेडीए की तरफ से निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम ने आदेश जारी कर रोक लगाई है। अब जानकारों के अनुसार इस प्रकार के स्पीड ब्रेकर से आशंका रहती है दुर्घटनाओं और वाहन चालक की रीढ़ की हड्डी खराब होने की आशंका रहती है, परेशानी की आशंका रहती है, इसलिए इस पर रोक लगाई गई है। और इसी के चलते ऐसे स्पीड ब्रेकर पर जेडीए ने रोक लगा दी है। लेकिन जेडीए को अचानक हुए इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये, खुद जेडीए की ओर से पहले कई स्थानों पर ऐसे स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे, जबकि इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी कोड में इनका प्रावधान ही नहीं था। लेकिन पहले फैसला लिया गया, उसके बाद इस पर रोक लगाई गई, इसलिए सवाल भी है। जेडीए को अचानक इसे ब्रह्म ज्ञान को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि खुद जेडीए की ओर से पहले कई स्थानों पर ऐसे स्पीड ब्रेकर लगाए गए थे। अगर परेशानी इनसे होने वाली थी तो क्या पहले इसका आकलन नहीं किया गया, पहले विचार विमर्श नहीं हुआ, अब जाकर ध्यान आ रहा है, जबकि इंडियन रोड कांग्रेस कोड में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण है। एसओजी ने गिरफ्तार 11 एसआई और एक कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया। सीएमएम पूनाराम गोदारा की अदालत में किया गया था इन्हें पेश। कोर्ट ने सभी आरोपियों को भेजा 4 दिन के एसओजी रिमांड पर। लगातार अब इनसे पूछताछ होगी। एसओजी ने सभी आरोपियों का 12 दिन का मांगा था रिमांड। आरोपियों ने एसओजी पर लगाया मारपीट का आरोप। कोर्ट ने एसओजी को हर 24 घंटे में आरोपियों का मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं। एसओजी ने कल 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया था। जोधपुर के एक पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया गया, रिमांड मांगी गई। एसओजी ने गिरफ्तार 11 एसआई और एक कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया है। सीएमएम पूनाराम गोदारा की अदालत में इन्हें पेश किया गया था। आपको बता दें कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 दिन के एसओजी रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल एसओजी की तरफ से 12 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड मिल गई है सभी आरोपियों की। इन 4 दिनों में सख्ती से इनसे पूछताछ की जाएगी और उगलवाया जाएगा कि आखिर कौन कौन इस पेपर लीक में शामिल थे, किस तरीके से किसने इनको नकल कराई, डमी कैंडिडेट किसके बिना पर कौन बैठा था। ये पूरा भंडाफोड़ होगा, पूरा खुलासा होगा इनकी पूछताछ के बाद ही। आरोपियों ने एसओजी पर हालांकि मारपीट का आरोप भी लगाया है। कोर्ट ने एसओजी को हर 24 घंटे में आरोपियों का मेडिकल कराने के आदेश दिया। इसके संबंध में शिकायत के बाद एसओजी ने कल 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया था। जोधपुर के एक पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था। राजस्व संग्रहण में आयकर विभाग को राज्य में मिली बड़ी सफलता है। दरअसल निर्धारित लक्ष्य की तुलना में करीब 102.36% राजस्व प्राप्त हुआ है, इसलिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। राज्य के पीसीसीआईटी कार्यालय को मिला था 35,700 करोड़ का लक्ष्य। बाद में ये लक्ष्य संशोधित होकर रह गया 30,900 करोड़ रुपए। 31 मार्च तक राज्य में हुई 31,630 करोड़ के आयकर की वसूली। आयकर वसूली में जयपुर मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय आगे है, तो वहीं जयपुर सीसीआईटी कार्यालय के अधीन हुई 4,950 करोड़ की वसूली है। उदयपुर की अगर बात की जाए, उदयपुर सीसीआईटी कार्यालय के अधीन हुई है 4,820 करोड़ की वसूली, तो वहीं आयुक्त टीडीएस का राज्य में रहा है 20,820 करोड़ का योगदान। महानिदेशक आयकर अन्वेषण का राजस्व आंकड़ा है करीब 1,040 करोड़। आयकर राजस्व आंकड़ों में फिलहाल समायोजन एंट्रियां शेष हैं, तो वहीं 10 अप्रैल तक मिलेगी राजस्व आंकड़ों की सटीक सूचनाएं, जिसका इंतजार करेंगे। बात अब मौसम की कर लेते हैं। दरअसल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ से बने परिसंचरण तंत्र से तापमान में गिरावट है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना है एक परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का 3 संभागों में असर दिखाई देगा। आज बीकानेर, कोटा, उदयपुर संभाग में छाए रहेंगे बादल। कहीं कहीं पर हालांकि हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, तो वहीं 5 से 6 अप्रैल को भी कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे, ये अनुमान है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं आगामी 48 घंटों की अगर बात कर लें, तो आगामी 48 घंटों में तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मौसम में बदलाव के आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने इससे पहले एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना जाहिर की थी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि मौसम में बदलाव होगा, लेकिन 5 से 6 अप्रैल के बाद मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन उससे पहले बीकानेर, कोटा, उदयपुर संभाग में बादल छाए रहेंगे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना भी है। 5 से 6 अप्रैल को भी कुछ भागों में बादल छाए रहने वाले हैं। कुछ स्थानों पर हालांकि हल्की बारिश होने की संभावना जरूर है। उसके बाद ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। आगामी 48 घंटों की बात करें तो तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। और चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।